This video is made for medical students as a part of their syllabus. We do not suggest you to take any kind of medicine without proper prescription or any suggestion of medical practitioner. The information provided here is adopted from the product we used. Our motive is to clear the concept of medical student for the betterment of their academic qualification. Note, self-medication is always hazardous. Do not take any medicine without the proper guideline and prescription of any of the medical practitioner. हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल फार्मेसी डिक्शनरी। आज हम जिस प्रोडक्ट के बारे में बात करने वाले हैं और उसकी फार्माकोलॉजी को बहुत सिंपल तरीके से समझने वाले हैं, ये प्रोडक्ट है हमारा डिस्प्रिन। हम में से शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसने आज तक कभी डिस्प्रिन को यूज़ नहीं किया हो। जब कभी भी हमें सर दर्द सताता है तो हम सर दर्द से रिलीफ पाने के लिए सबसे पहले अपने फर्स्ट एड बॉक्स में डिस्प्रिन को ही खोजते हैं। ये डिस्प्रिन एक ऐसा टैबलेट बन चुका है जो आज हमारे फर्स्ट एड बॉक्स में रखे जाने वाले लिस्ट में से सबसे ऊपर आ जाता है। ये डिस्प्रिन एक्चुअली में है क्या? डिस्प्रिन तो इसका ब्रांड नेम है, लेकिन इस डिस्प्रिन का एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है और इसकी क्या फार्माकोलॉजी है, इसका यूज़ क्या है। और हम में से बहुत से लोग शायद नहीं जानते होंगे कि ये जो हम यूज़ करते हैं डिस्प्रिन को, इसके अलावा भी इसका एक महत्वपूर्ण यूज़ है। और अगर हम जाने अनजाने में किसी स्पेसिफिक कंडीशन में इस डिस्प्रिन का यूज़ करते हैं तो हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक भी हो सकता है और कई केस में ये हमारी जान बचाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भी हो सकता है। सो आज हम इसी कुछ छोटी और मोटी इंपॉर्टेंट बातों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले देख लेते हैं ये जो डिस्प्रिन है इसके एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है। अगर आप इसको अपने स्क्रीन के राइट साइड या सेंटर पर देखेंगे तो आपको साफ लिखा हुआ दिख जाएगा कि आपका जो एस्प्रिन है ये इसका मेन कंटेंट है, यानी कि डिस्प्रिन जो कि ब्रांड नेम है उसके अंदर हमारा एस्प्रिन है। और इस एस्प्रिन का जो केमिकल नेचर है वह एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड विच इज़ बेस्ड ऑन इंडियन फार्माकोपिया गाइडलाइन। एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड विच इज़ बेसिकली अ सैलिसिलेट, और इसका जो यूज़ होता है वो आपके पेन को कम करने में यूज़ होता है। ना केवल पेन बल्कि पेन के साथ साथ अगर हमें कभी बुखार आता है, जब हमारी बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल बॉडी के टेम्परेचर से एलिवेट होने लगता है, तब भी हम इसको यूज़ करते हैं। बॉडी में जब कभी इन्फ्लामेशन होते हैं, कभी माइग्रेन का पेन होता है, तो इन्फ्लामेशन और माइग्रेन के पेन के इन दोनों के रिस्क को हमको कम करने के लिए आपके इस डिस्प्रिन की ज़रूरत पड़ती है। ये तो ऐसा यूज़ हो गया जिसे एक हर कॉमन व्यक्ति जानता होगा, क्योंकि इसके ऐड टीवी में बहुत आसानी से देखे जा सकते हैं। लेकिन इसका एक और यूज़ है जो कि जान बचाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि ये आपके प्लेटलेट के एग्यूलेशन को, यानी कि कहना चाहिए कि ब्लड की क्लॉट होने के प्रोसेस को भी कम करता है। और इसके इसी नेचर की वजह से ये हमारे बेसिकली लाइफ सेविंग का काम करते हैं तब जब कभी भी शॉक या हार्ट अटैक की संभावना होती है। हमारे जो एस्प्रिन है यानी कि एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड के काम करने के तरीके हैं वो नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर हैं। अब ये नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर क्या होता है? देखिए, हमारी बॉडी में कई तरह के केमिकल्स काम करते हैं, जिनमें अगर हम बात करते हैं अपने पेन या इन्फ्लेमेशन के परसेप्शन के लिए तो इसमें साइक्लोऑक्सीजनेज पाथवे का बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट होता है। इस साइक्लोऑक्सीजनेज पाथवे के दो टाइप होते हैं, जिसे हम लोग कॉक्स 1 और रेस्पेक्टिवली कॉक्स 2 कहते हैं। एक और कॉक्स पाथवे है जिसे कॉक्स 3 कहते हैं, जिसका भी इन्वॉल्वमेंट एनिमल में फीवर के रेस्पेक्ट में देखा गया है। लेकिन यहाँ पे आज हम बात करेंगे कॉक्स 1 और कॉक्स 2 का। कॉक्स का पूरा नाम जैसा मैंने बताया साइक्लोऑक्सीजिनेस है, और ये दोनों कॉक्स 1 और कॉक्स 2 के थ्रू फाइनली एक फाइनल प्रोडक्ट बनाते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन। ये जो फाइनल प्रोडक्ट हमारा बनता है प्रोस्टाग्लैंडिन, ये आपके पेन के परसेप्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मतलब अगर मैं ये कहूँ कि हमें किसी जगह पे पेन होता है तो उस पेन को कॉज करने के लिए कहीं ना कहीं आपका प्रोस्टाग्लैंडिन रिस्पॉन्सिबल है। स्टार्टिंग के समय में जब कभी भी हम प्रोस्टाग्लैंडिन के बारे में बहुत अच्छे से नहीं जानते थे तो इसको टेस्ट करने के लिए, इसको इवेल्युएट करने के लिए प्रोस्टाग्लैंडिन का जब इंजेक्शन किसी भी व्यक्ति या किसी एनिमल में, एक्सपेरिमेंटल एनिमल में दिया गया तो उसको फील किया गया कि उसको पेन का एहसास हो रहा है और उसकी बॉडी में इन्फ्लामेशन जनरेट हो रहे हैं। तब से हमें ये जानकारी मिली कि प्रोस्टाग्लैंडिन का इन्वॉल्वमेंट पेन और इन्फ्लामेशन में है। सो अगर हम नहीं चाहते कि किसी भी व्यक्ति को पेन और इन्फ्लामेशन हो तो जाहिर सी बात है रिवर्स फार्माकोलॉजी को अगर हम अप्लाई करें तो हमको क्या करना होगा? हमको इस प्रोस्टाग्लैंडिन को इनहिबिट करना होगा। अब वापस अगर कहानी के पीछे की ओर एक कदम और वापस हटाएंगे तो आप देखेंगे कि ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन है वो बन गया आपका कॉक्स 1 और कॉक्स 2 की वजह से। अगर हम किसी भी तरीके से इस कॉक्स 1 और कॉक्स 2 को इनहिबिट कर दें तो ना हमारा प्रोस्टाग्लैंडिन बनेगा, और जब प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं बनेगा तो हमें पेन और इन्फ्लेमेशन का परसेप्शन भी नहीं होगा। तो ये हमारे किसी भी NSAID ड्रग के काम करने के तरीके होते हैं, और उसी तरीके से हमारा एस्प्रिन या एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड काम करता है।
यहाँ पे एक जानकारी आपको और देना जरूरी है कि जो आप कॉक्स 1 और कॉक्स 2 देख रहे हैं, ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण है और दोनों का अपना अपना एक फिजियोलॉजिकल पार्ट प्ले करता है। जो कॉक्स 1 है इसे हम लोग हाउसकीपर भी बोलते हैं, यानी कि ये हमारी बॉडी में एनी टाइम प्रेजेंट होता है और उसकी कई सारे कॉन्स्टिट्यूटिव एक्शन भी होते हैं। जबकि जो कॉक्स 2 है वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस या फिर पेनफुल कंडीशन में जनरेट होते हैं। तो हमारे लिए हाउसकीपिंग का काम करता है कॉक्स 1। और कॉक्स 1 का एक और महत्वपूर्ण काम होता है वो ये है कि ये हमारी बॉडी में बाइकार्बोनेट के सिंथेसिस को स्टिमुलेट करता है, यानी कि अगर आप कुछ भी खाते हैं तो उससे एसिड बनता है। इस एसिड से बचने के लिए हमारे स्टमक में एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाने का काम करने वाला जो एजेंट है वो यही कॉक्स 1 है। साथ साथ इसके साथ ये आपका जो प्रोस्टाग्लैंडिन बनाने से पहले जो कॉक्स 1 का काम है वो हमारे प्लेटलेट के एग्रीगेशन के लिए भी अफेक्ट करते हैं। सो अगर हम कॉक्स 1 को इनहिबिट करते हैं तो उसका नुकसान ये होगा कि हमें पेप्टिक अल्सर होने के चांसेस हैं। जबकि कॉक्स 2 को अगर हम इनहिबिट करते हैं तो इससे कोई मेजर साइड इफेक्ट नहीं मिलता, केवल हमें हमारा पेन और इन्फ्लेमेशन से रिलीफ मिलती है। चूंकि मैंने स्टार्टिंग से कहा कि जो हमारा एस्पिरिन है, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड है, ये एक नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर है। और नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर का मतलब होता है कि वो कॉक्स 1 को भी इनहिबिट कर सकता है और कॉक्स 2 को भी इनहिबिट कर सकता है। कॉक्स 2 के इनहिबिट करने से हमें एडवांटेज होगी, लेकिन कॉक्स 1 के इनहिबिट करने से, जैसा मैंने कहा डिस्कस किया, वैसा थोड़ा सा लिमिटेशन भी देखने को मिल सकते हैं। इसका एक और फंक्शन है, ये आपके प्लेटलेट के एग्रीगेशन को भी इनहिबिट करता है। कौन? हमारा एस्पिरिन, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। इस प्लेटलेट के एग्रीगेशन के इनहिबिट करने की वजह से हमारे ब्लड के क्लॉट होने के चांसेस कम हो जाते हैं और इसकी वजह से शॉक या तो फिर मायोकार्डियल इन्फेक्शन में हमको रिलीफ मिलती है। अब ये क्या है और ये कैसे है, इसको भी मैं आपको एक डायग्राम की वजह से समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे आप अपने लेफ्ट साइड में देखिए कि ये हमारा ब्लड वेसल्स है। इस ब्लड वेसल में जनरली ब्लड आसानी से फ्लो हो रहे होते हैं। ये ब्लड अपने साथ क्या लेके जाते हैं? ये ब्लड अपने साथ ऑक्सीजन को लेके जाते हैं और आपकी बॉडी के डिफरेंट पार्ट से CO2 को लेकर के आते हैं। साथ ही साथ इस ब्लड में आपका न्यूट्रिएंट भी होता है और अगर किसी ने कोई मेडिसिन ली हुई है तो वो मेडिसिन यानी कि ड्रग भी इसके साथ होते हैं। सो ब्लड इज वेरी इंपॉर्टेंट मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट कनेक्टिव टिश्यू इन आवर बॉडी और ये आपकी हर एक जरूरत को पूरा करता है। कई कारण ऐसे होते हैं जिनमें से डिस्कस हम लोग बाद में करेंगे कि आपकी ब्लड जो है आपके ब्लड वेसल्स में ही क्लॉट हो जाते हैं। सो ब्लड के क्लॉट होने के पीछे कई कारण हो सकते हैं, उनमें से एक विस्कोसिटी का बढ़ना भी है। सो चलिए हम लोग मान लेते हैं कि ड्यू टू XYZ वट एवर रीजन इज देयर हमारा जो ब्लड है वो क्लॉट हो जाता है, कुछ इस तरीके से इंटरनल क्लॉटिंग हो जाती है। तो इस ब्लड के यहाँ पे क्लॉट हो जाने की वजह से क्या होगा कि पीछे जो ब्लड आ रहे हैं वो अब फेस करेंगे एक रेजिस्टेंस को, क्योंकि यहाँ पे रुक चुका है, जाम हो चुकी है नाली समझ लीजिए। इसके कारण से हमारा जो ब्लड है वो आगे सप्लाई नहीं हो पाएगा, या आगे सप्लाई भी होगा तो उसकी जो क्वांटिटी है वो नॉर्मल की तुलना में काफ़ी कम होगी। तो इसके कारण से हमारे हार्ट पे एक प्रेशर एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा और इसी कारण से हम शॉक की कंडीशन में जा सकते हैं या तो फिर हार्ट अटैक आ सकती है। सो जो हमारा एस्पिरिन है, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड है, वो आपके इसी क्लॉटिंग के प्रोसेस को इनहिबिट करने का काम करता है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि इसका एक और फंक्शन, फार्माकोलॉजिकल एक्शन ये है कि ये आपकी क्लॉटिंग के चांसेस को कम करता है, जिसके कारण से हमें कई सारे थेरेप्यूटिक इफेक्ट मिलते हैं। अब जब एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि जब ये क्लॉटिंग को इनहिबिट करता है, इसके कारण से हमें मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन, शॉक, हार्ट अटैक, इन सब में बेनिफिट मिलती है, तो कहीं ना कहीं इसके एक डिसएडवांटेज के रूप में हमें प्रॉब्लम भी तो हो सकता है। वो क्या प्रॉब्लम है? सपोज कोई पर्टिकुलर पर्सन ऐसा है जो कभी थोड़ी देर बाद ऑपरेट करने वाला होगा, यानी कि जिसकी मेजर सर्जरी होने वाली होगी, चाहे वो इलेक्टिव सर्जरी हो, चाहे वो इमरजेंसी सर्जरी हो। सर्जरी तो कोई भी हो सकती है। सर्जरी के ड्यूरिंग चांसेस होते हैं कि आपके ब्लड ज़्यादा क्लॉट ना हो पाए। क्यों? क्योंकि आपने इससे पहले एस्पिरिन लिया हुआ है, उसके केस में हम बात कर रहे हैं। तो आपने एस्पिरिन लिया जिसकी वजह से आपकी जो ब्लड की क्लॉटिंग है वो रुक गई है। जो लाइफ स्पैन होता है लगभग इसका जो काम करने का टाइम होता है कोवेलेंट बॉन्ड बनाने की वजह से, तो वो 3 से 7 दिन तक काम करता है इरिवर्सिबल तरीके से, कॉक्स 1 के अफेक्ट करने की वजह से। सो अब क्या होगा, जब कभी भी पर्टिकुलर पर्सन की ऑपरेशन थिएटर में हम जाएंगे और इसने पहले से ही एस्पिरिन लिया हुआ है और डॉक्टर को नहीं बताया है, तो चांसेस बनते हैं कि ऑपरेशन के समय में कुछ ब्लीडिंग हो रही होगी। ये ब्लीडिंग इस एस्पिरिन की वजह से थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है, क्लॉटिंग में दिक्कत आ सकती है और इसी कारण से आपको जो ब्लड लॉस है वो भी फेस करना पड़ सकता है। सो जितनी जरूरत है हमको उसी के अकॉर्डिंगली एस्पिरिन का यूज करना चाहिए। और कभी भी अगर हमको पता है कि आपकी इलेक्टिव सर्जरी होने वाली है तो विद इन वीक से पहले, यानी कि आपको कम से कम 7 से 10 दिन पहले इसको यूज नहीं करना चाहिए। इससे ब्लीडिंग के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाते हैं। सो ये कुछ बेसिक जानकारी हुई रिगार्डिंग हमारे सिंपल से माने जाने वाले एस्पिरिन का। लेकिन अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, अभी कहानी लगभग बीच में पहुंची है। अगर हम इसके कंटेंट के बारे में बात करें तो बीच वाले हिस्से में साफ साफ लिखा हुआ है और इसी का जूम वर्जन आपके राइट साइड में है कि ईच
uncoated effervescence tablet contain 325 milligram of एस्पिरिन दैट इज एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। अब यहाँ पे एक नई चीज़ हमको सुनने को मिल रही है। अब तक जितने भी मैंने वीडियोस अपलोड किए हैं ड्रग के, उनमें से शायद मैंने कभी भी एफरवेसेंस टैबलेट के बारे में वीडियो अपलोड नहीं किया, ना ही उसको आपको एक्सप्लेन किया है। सो व्हाट इज दैट मीनिंग ऑफ एफरवेसेंस टैबलेट? हम लोग ज़्यादातर, अक्सर, सभी को तो नहीं कह सकते, हम लोग मैक्सिमम जो टैबलेट खाते हैं उसे हम लोग मुंह पे रख करके निगल जाते हैं। वो आपके इंगल्फ करने वाले टैबलेट होते हैं। कुछ टैबलेट ऐसे भी मैंने डाले हैं जो लिम्सी वगैरह के एग्जांपल्स को हमको चूज करके खाने पड़ते हैं। लेकिन ये जो एफरवेसेंस कैटेगरी के टैबलेट होते हैं, जिसको हम लोग को पानी में डिजोल्व करना होता है, यानी कि अगर आप ये डिस्प्रिन लेना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले एक ग्लास ऑफ वाटर लेना पड़ेगा। इस ग्लास ऑफ वाटर में जब आप अपने डिस्प्रिन को डिप करेंगे तो आपके देखते ही देखते इस डिस्प्रिन के पानी में जाने के बाद बुलबुले निकलते हुए आप देखते हैं। क्या कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है और ऐसा क्यों करते हैं? सबसे पहले तो ये देख लीजिए कि ऐसा होता क्यों है। जो आप टैबलेट को पानी में डालते हैं तो इस टैबलेट के पानी में जाते ही इनमें एक रिएक्शन इन्वॉल्व होता है और ये कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को लिबरेट करते हैं। इस CO2 के लिबरेट करने के कारण से ही आपको बुलबुले नजर आते हैं और इसी कारण से जो हमारा टैबलेट है वो बहुत जल्दी डिसइंटीग्रेट होता है और फाइनली डिसॉल्व हो जाता है। डिसइंटीग्रेट करने का मतलब होता है कि एक जो बड़ा पार्ट है उसका छोटे छोटे पार्ट में टूटना, और डिसॉल्व करने का मतलब है कि इन छोटे छोटे पार्टिकल्स का कंप्लीटली डिसअपियर हो जाना आपके दिए गए सॉल्वेंट में। तो ये हमारा डिसइंटीग्रेशन और डिसोल्यूशन इसी एफरवेसेंस के कारण से फास्ट अप हुआ। इसका एडवांटेज ये होता है कि हमको बहुत जल्दी इसका असर मिलेगा, क्योंकि जो टाइम हमको लगना था डिसइंटीग्रेशन और डिसोल्यूशन में हमारे स्टमक में जाने के बाद, वो आपका बहुत ज़्यादा बच गया है। और जितनी जल्दी ये डिसॉल्व होगा उतना ही जल्दी ये आपके लिए असर दिखाना शुरू करेगा। और यहाँ पे इस केस में तो ये आपके पेट में जाने से पहले ही डिसइंटीग्रेट और डिसॉल्व हो चुका है, केवल इसका एब्जॉर्प्शन होना बाकी है, वो भी जल्दी हो जाएगा। ये एक मेन चीज़ है। और इसमें हम जो एफरवेसेंस ग्रैन्यूल होता है इसको हम कंप्रेशन टेक्निक से कंप्रेस करते हैं ताकि ये आपके वाटर में जाता ही डिसॉल्व हो जाए। तो ये जरूरी चीज़ें हैं जो हमको शायद इसमें से जाननी होगी। अब एक चीज़ और आपसे डिस्कस कर लेते हैं कि कभी भी कोई भी ऐसा व्यक्ति, यहाँ पे साफ लिखा हुआ है, हालांकि मैंने उसको एक्सप्लेन किया हुआ है, जिसको ये ऑप्शन है कि वो कुछ समय बाद इलेक्टिव सर्जरी करवा सकता है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे कहा गया है कि कोई अगर वुमन है, वो प्रेग्नेंट है और इलेक्टिव सर्जरी करवा रही है, सिजेरियन उनका होने वाला है, तो उनको पता है कि उनकी डेट्स कब की होगी। सो उस डेट के कम से कम 10 दिन पहले तक आपको इस एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, एस्पिरिन या डिस्प्रिन का यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस समय अगर ऐसा करते हैं तो ड्यूरिंग द ऑपरेशन ये चांसेस बनते हैं कि मदर में या डेवलप हो रहे फीटस के जब वूमन के बाहर आने वाली डिलीवरी रहेगी तो उसमें ब्लीडिंग के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं, और ये मे भी फैटल हो सकता है दोनों में से किसी एक के लिए या तो दोनों के लिए। तो इन सावधानियों को हमें जानकर रखना चाहिए। और ऐसे व्यक्ति जिनको अक्सर पेन होता है उनके लिए तो ये यूज़फुल है, लेकिन ऐसे व्यक्ति जिनके में ऑलरेडी किसी न किसी कारण से ब्लीडिंग का चांसेस ज़्यादा रहता है, क्लॉटिंग कम होती है, उनको ये चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। सो मेरे ख्याल से आपको ये कुछ जानकारी नहीं लगी होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आप सब इस जानकारी का यूज़ करेंगे और अपने हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से इसके अनएथिकल यूज या अननेसेसरी यूज को अवॉइड करेंगे। सो फ्रेंड, दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार एंड प्लीज डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।